गांव के बीचों बीच बना महेश साहूकार का बड़ा सा पक्का मकान। इस घर में 4 लोग रहते थे। महेश, उसकी पत्नी कमला, छोटा भाई रघु, उसकी पत्नी गौरी और उनकी बूढ़ी अम्मा दयावती। एक ही छत के नीचे रहने वाला ये परिवार बाहर से जितना खुश दिखाई देता था, अंदर से उतना ही बिखरा हुआ था। सुबह सुबह गौरी सबसे पहले उठी थी। उसने पूरे आंगन में झाड़ू लगाया, हैंडपंप से पानी भरकर रखा और फिर रसोई में जाकर चाय चढ़ा दी। इतने में अम्मा भी पूजा करके बाहर आ गई। अरे गौरी बहू, तू तो रोज सबसे पहले उठ जाती है, जरा 2 पल बैठ भी जाया कर। क्या करूं अम्मा, जब तक घर का काम खत्म नहीं होता मन को चैन ही नहीं मिलता। उसी समय अंदर वाले कमरे का दरवाजा खुला। कमला नींद से उठकर बाहर आई। उसने एक नजर पूरे आंगन पर डाली। आंगन साफ था, पानी भर चुका था। सब कुछ देखकर उसके चेहरे पर संतोष तो आया, लेकिन गौरी की तारीफ करने के बजाय उसने ऊंची आवाज में कहा, गौरी, रसोई में बर्तन अभी भी पड़े हैं और हाँ, आज जरा जल्दी जल्दी काम करना। जी दीदी, आज मोहल्ले की औरतें घर आने वाली हैं। सब कुछ बिल्कुल चमकना चाहिए, कोई कमी नहीं दिखनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए दीदी, सब तैयार हो जाएगा। कमला अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद वो नई बनारसी साड़ी पहनकर बाहर निकली। हाथों में सोने की चूड़ियां, गले में मोटा हार और कानों में चमचमाती झुमकी। इधर गौरी उसी समय पुराने लेकिन साफ सुथरे सूती कपड़ों में रसोई में सबके लिए चाय और नाश्ता तैयार कर रही थी। थोड़ी ही देर में पड़ोस की 4-5 औरतें हंसती बोलती आंगन में आ पहुंची। अरे कमला बहू, आज तो बड़ी रौनक लग रही है। कमला मुस्कुराकर सबका स्वागत करती है। औरतें बैठकर हंसी मजाक करने लगती हैं। कोई अपनी नई साड़ी दिखा रही थी तो कोई नए कंगन। कमला भी गर्व से अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोली, देखो बहनों, ये कंगन महेश जी पिछले हफ्ते शहर से लाए हैं। पूरे 10 तोले के हैं। सभी औरतें उसकी तारीफ करने लगी। उसी समय गौरी ट्रे में चाय लेकर बाहर आई। उसने सभी को चाय दे दी कि तभी एक बुजुर्ग औरत ने मुस्कुराकर कहा, अरे गौरी बहू, तू भी बैठ जा, 2 घड़ी बातें कर लेंगे। गौरी बैठने ही वाली थी कि कमला ने मुस्कुराते हुए ऐसी बात कह दी जिसने उसके कदम वहीं रोक दिए। अरे काकी, रहने दीजिए। यहाँ तो सब अपनी नई साड़ियाँ और गहने दिखा रहे हैं। बेचारी गौरी क्या दिखाएगी? इसे तो साड़ी गहने खरीदे हुए जमाना हो गया। आंगन में बैठी कुछ औरतें हल्का सा मुस्कुरा दी। गौरी ने एक पल के लिए अपनी साड़ी की ओर देखा, फिर हल्की मुस्कान लाकर बोली, कोई बात नहीं काकी, मैं रसोई का काम देख लेती हूँ। वो वापस रसोई की ओर चली गई। जैसे ही उसने रसोई में कदम रखा, उसके चेहरे की मुस्कान टूट गई और आंखों से आंसू जमीन पर टपक पड़ा। उसे नहीं पता था कि दरवाजे पर खड़ी अम्मा उसकी हर तकलीफ देख रही थी। बाहर आंगन में अभी भी औरतों की हंसी गूंज रही थी। इतने में घर के मुख्य दरवाजे के बाहर किसी के लड़खड़ाते कदमों की आवाज सुनाई दी। फिर कांच की बोतल किसी पत्थर से टकराई। गौरी का हाथ अचानक रुक गया। उसने धीरे से सिर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वो मन ही मन बोली, हे भगवान, इतनी सुबह ही? कमला ने भी आवाज सुन ली। वो मुस्कुराते हुए औरतों से बोली, लो बहनों, हमारी छोटी बहू के साहब भी आ गए। अगले ही पल रघु लड़खड़ाता हुआ अंदर आया। उसके कपड़े धूल से सने हुए थे। हाथ में आधी खाली शराब की बोतल थी। घर में घुसते ही उसका संतुलन बिगड़ा और वो दरवाजे से टकरा गया। आंगन में बैठे सभी लोग उसे देखने लगे। गौरी दौड़कर बाहर आई। रघु, संभल कर। मुझे मत पकड़, मैं ठीक हूँ। देखा बहनों, मैंने कहा था ना, सुबह सुबह शराब पीकर आने की आदत है इन्हें। हाय राम, इतनी सुबह? बेचारी गौरी, कैसी जिंदगी मिली है इसे। ये बातें गौरी के कानों में साफ साफ पड़ रही थीं। उसका सिर शर्म से झुक गया। उसी समय महेश भी दुकान जाने के लिए बाहर निकला।
अपने छोटे भाई की हालत देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। रघु, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? भैया, इतनी सुबह गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। एक तो सुबह सुबह दारू पी कर आया है और मुझे जवाब दे रहा है। रघु कुछ बोलने ही वाला था कि गौरी जल्दी से उसके सामने आ गई। भैया रहने दीजिए, मैं इन्हें अंदर ले जाती हूँ। महेश ने गुस्से से मुंह फेर लिया। बाहर बैठी औरतें भी अब धीरे धीरे उठने लगी। जाते जाते एक औरत ने कमला से कहा, बहू, भगवान किसी लड़की की शादी शराबी आदमी से ना करे। क्या करें काकी, हमने तो बहुत समझाया, लेकिन कुछ लोग अपनी किस्मत साथ लेकर आते हैं। औरतें चली गईं, लेकिन उनके जाते ही कमला तेज कदमों से रसोई की तरफ बढ़ी। रसोई में गौरी चुपचाप खड़ी थी। कमला ताना मारते हुए गौरी से बोली, देख लिया अपनी जिंदगी, लोग मुझ पर नहीं तुम दोनों पर हंस रहे थे। अगर तुम्हारा आदमी ऐसे ही शराब पीता रहा तो एक दिन पूरे घर की नाक कट जाएगी। मैं कोशिश कर रही हूँ दीदी, शायद एक दिन ये बदल जाएं। शराबी कभी नहीं बदलते गौरी, बस अपने साथ पूरे परिवार को डुबो देते हैं। इतना कहकर कमला वहां से चली गई। गौरी ने कमरे की ओर देखा, जहां रघु बिना कुछ समझे चारपाई पर लेटा हुआ था। गौरी खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, हे भगवान, अगर इनकी शराब की आदत नहीं छूटी तो मेरा घर एक दिन सच में टूट जाएगा। दूसरी तरफ आंगन में महेश दुकान जाने की तैयारी कर रहा था। सुनिए जी, कब तक हम इन दोनों का बोझ उठाते रहेंगे? कमला, छोटा भाई है मेरा, मुसीबत में साथ नहीं दूंगा तो कौन देगा? साथ देना और सिर पर बैठाना दोनों अलग बातें हैं। सुबह पूरे मोहल्ले के सामने कैसी बेइज्जती हुई हमारी। सब रघु को देखकर बातें बना रहे थे। महेश चुप रहा। आप दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं और वो दिन भर शराब पीकर पड़ा रहता है। उसकी वजह से गौरी भी हमारे ही पैसों पर पल रही है। महेश के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। बिना कुछ बोले वो दुकान के लिए निकल गया। अगली सुबह होते ही नई मुसीबत अपने साथ लाया। आंगन के बाहर किसी साहूकार का नौकर आवाज लगाता हुआ आया, रघु भैया, बाहर आइए, सेठ जी कब से पैसे का इंतजार कर रहे हैं। रसोई में खड़ी गौरी के हाथ कांपने लगे। अम्मा ने उसकी तरफ देखा। दोनों समझ गईं कि बात अब सिर्फ शराब तक नहीं रही, कर्ज भी सिर पर चढ़ चुका था। गौरी जल्दी से बाहर आई। भैया, रघु अभी सो रहे हैं। सो रही है या शराब के नशे में कहीं पड़े हैं? गौरी कुछ नहीं बोली। ये हिसाब है, पूरे 7,000 रुपए हो गए। सेठ जी ने कहा है 3 दिन के अंदर पैसे नहीं मिले तो घर आकर सामान उठा ले जाएंगे। 7,000? नौकर चला गया। गौरी कुछ पल वहीं खड़ी रह गई। अम्मा धीरे धीरे उसके पास आई। क्या लिखा है बेटी? अम्मा, 7,000 का उधार लिया है इन्होंने। मैं तो अब थक चुकी हूँ अम्मा। अम्मा चुप हो गई। तभी अंदर से रघु बाहर निकला। अभी भी उसकी आंखों में नशा बाकी था। क्या हुआ? कौन आया था? गौरी ने बिना कुछ कहे वो कागज उसके हाथ में रख दिया। रघु ने एक नजर देखा और बोला, अरे इतनी सी बात? तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, लेकिन हम कहाँ से देंगे इतने पैसे? रघु गुस्से में चिल्ला के बोला, कमा लूंगा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज तक कब कमा कर लाए हो? जो भी पैसा आया सब शराब में चला गया। कभी मेरे बारे में सोचा? कभी अम्मा के बारे में सोचा? बस बहुत सुन लिया मैंने। हर बात पर भाषण मत दिया कर। इतनी ज्यादा शोर और आवाज सुन कमला और महेश भी बाहर आ गए और उन्हें भी उधार के बारे में सब पता चलता है। रघु, तुमने शराब के लिए 7,000 रुपए उधार लिए? रघु सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था।
तुझे शर्म नहीं आती? मैं दिन रात मेहनत करूं और तू मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दे। रघु चुप था, लेकिन कमला अब रुकने वाली नहीं थी। सुनिए जी, आज तो 7,000 हैं, कल 70,000 हो जाएंगे। अगर अभी भी आपने इन्हें नहीं रोका तो एक दिन पूरा घर इनके कर्ज में डूब जाएगा। महेश ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार कठोर फैसला लेने की झलक दिखाई देने लगी। गौरी ने ये सब देखा, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। तभी महेश का गुस्सा फूट पड़ा। आखिरी बार पूछ रहा हूं, ये 7,000 रुपए कौन देगा? भैया 2-4 दिन और दे दीजिए, मैं कहीं मजदूरी कर लूंगा, सब चुका दूंगा। मजदूरी? आज तक तो तूने एक दिन भी ढंग से काम नहीं किया और अब 7,000 का कर्ज उतारने की बातें कर रहा है। रघु चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। गौरी आगे बढ़ी। भैया, इनसे गलती हुई है, एक मौका और दे दीजिए, मैं भी काम करूंगी, थोड़ा थोड़ा करके सारा कर्ज चुका देंगे। कि तभी कमला बीच में बोल पड़ी। बस भी कीजिए जी, हर बार यही नाटक होता है, हर बार गलती, हर बार माफी। आखिर कब तक? ये घर कोई धर्मशाला नहीं है कि जो चाहे खाए रहे और ऊपर से कर्ज भी हमारे सिर पर छोड़ दे। महेश की आंखों में अब गुस्से के साथ कठोरता भी उतर चुकी थी। आज से तू और गौरी इस घर में नहीं रहोगे। पूरा आंगन एकदम शांत हो गया। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? जो सुन रही हो, घर के पीछे जो पुरानी झोपड़ी खाली पड़ी है, आज से वही तुम्हारा घर होगा। भैया, मैं आपका छोटा भाई हूं। भाई होता तो भाई जैसा फर्ज भी निभाता। ये सुनकर गौरी फूट फूट कर रोने लगी। महेश के घर के पीछे बनी पुरानी झोपड़ी का दरवाजा कई सालों से नहीं खुला था। चारों तरफ धूल जमी थी, छप्पर जगह जगह से टूटा हुआ था और दीवारों की मिट्टी भी झड़ने लगी थी। रघु ने बिना कुछ बोले जाकर चारपाई पर बैठ गया, लेकिन गौरी ने आंसू पोंछे और झोपड़ी साफ करने लगी। झाड़ू लगाई, जाले हटाए, फिर बाहर से थोड़ा गोबर लाकर फर्श लीप दिया। अम्मा दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। बेटी, जिस घर से तुझे निकाला गया उसी घर की बहू होकर भी तू शिकायत नहीं कर रही? अम्मा, घर ईंट पत्थर से नहीं बनता, अपने लोगों से बनता है। अगर हम तीनों साथ हैं तो यही झोपड़ी भी एक दिन घर बन जाएगी। अम्मा की आंखें भर आईं। अगली सुबह होते ही गौरी ने देखा कि मिट्टी के घड़े में बस थोड़ा सा पानी बचा था। डिब्बे खोले, आटा खत्म, चावल खत्म, दाल भी बस एक मुट्ठी। गौरी ने गहरी सांस ली, रघु की तरफ देखा। घर में खाने को कुछ नहीं बचा है। मैं आज काम ढूंढने जाता हूँ। सच? हाँ, अब बहुत हो गया। वो जल्दी से काम ढूंढने के लिए निकल गया। दोपहर गौरी झोपड़ी के बाहर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। दूर से रघु आता दिखाई दिया, लेकिन उसके चेहरे से ही समझ आ गया आज भी उसे काम नहीं मिला। क्या हुआ? कोई काम मिला? सबने कहा पहले शराब छोड़, फिर काम मिलेगा। कोई बात नहीं, भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा भी खोलता है। सामने वाली गली से एक सब्जी वाली आवाज लगाती हुई निकली। उसके पीछे कई और औरतें सिर पर टोकरियां रखे सब्जियां, मछली बेचते हुए जा रही थी। गौरी उन्हें ध्यान से देखने लगी। उसकी नजर उन औरतों के चेहरे पर नहीं, बल्कि उनकी मेहनत पर थी। उसने सोचा, ये भी तो किसी के घर की बहुएं हैं। अगर ये मेहनत करके अपने घर चला सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं? उसी समय अम्मा पास में आके बैठ गई। क्या सोच रही है बेटी? अम्मा, मैं भी कुछ काम करना चाहती हूँ। अब और किसी पर बोझ बनकर नहीं रहना। बहू, अगर तू करना चाहती है तो जरूर कर।
शायद भगवान हमें कोई ऐसा रास्ता दिखा दे जिससे हम भी अपने पैरों पर खड़े हो सकें। रात गहरा चुकी थी। रघु पूरे दिन काम ढूंढकर थक चुका था और चुपचाप सो गया। लेकिन गौरी की आंखों में नींद नहीं थी। वो बैठकर घर कैसे चलेगा इसी सोच में परेशान थी। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय अम्मा धीरे धीरे उसके पास आकर बैठ गई। फिर अम्मा ने गहरी सांस ली और बोली, गौरी, आज मैं तुझे वो बात बताने जा रही हूँ जो मैंने इस घर में आज तक किसी को नहीं बताई। ऐसी कौन सी बात अम्मा? आज से करीब 30 साल पहले जब तुम्हारे ससुर जिंदा थे, तब हमारे पास ना खेत थे ना दुकान। हम दोनों गांव-गांव घूमकर गोलगप्पे बेचा करते थे। गौरी ध्यान से सुनने लगी। अम्मा की चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। तुम्हारे ससुर कहते थे, रोटी पेट भरती है लेकिन स्वाद दिल जीतता है। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा मसाला बनाया था जिसका स्वाद लोग सालों तक नहीं भूलते थे। फिर आपने वो काम बंद क्यों कर दिया अम्मा? जब तुम्हारे ससुर नहीं रहे तब महेश छोटा था। घर संभालने के लिए मैंने खेत बेच दिए। फिर महेश ने साहूकारी शुरू कर दी और वो मसाले की खुशबू बस सबके मन में ही बंद होकर रह गई। इतना कहकर अम्मा उठी। झोपड़ी के एक कोने में रखा एक छोटा सा संदूक पास लाई। अम्मा ने उसे बहुत संभाल कर खोला। उसमें कुछ छोटी छोटी डिब्बी रखे थे और रखा था एक मसाले का डिब्बा। ये है तुम्हारे ससुर की आखिरी निशानी और ये मसाला हमारे परिवार की सबसे बड़ी दौलत। अम्मा, मैं इस लायक नहीं हूँ। नहीं बेटी, इस घर में अगर कोई जमानत का हकदार है तो वो तू है। जिस बहू ने आधी रोटी खाकर भी अपनी सास को पूरा खाना खिलाया, वही इस स्वाद की असली कीमत समझेगी। इतने में पीछे से आवाज आई। रघु जाग चुका था। उसने अम्मा की सारी बातें सुन ली थी। वो धीरे धीरे आगे आया। माँ, अगर आप दोनों मुझे माफ कर दें तो इस बार मैं भी मेहनत करूंगा। दारू छोड़ दूंगा, गली गली जाके गोलगप्पे बेचूंगा, लेकिन मेहनत की कमाई से ही घर चलाऊंगा। गौरी और अम्मा ने पहली बार कई दिनों बाद मुस्कुराकर रघु की तरफ देखा। याद रखना, ये गोलगप्पे सिर्फ बेचने के लिए नहीं बनेंगे, ये तुम्हारी इज्जत वापस लाएंगे। तीनों ने उसी रात फैसला कर लिया। सुबह होते ही झोपड़ी के अंदर एक अलग ही उत्साह था। कई दिनों बाद गौरी के चेहरे पर उम्मीद दिखाई दे रही थी। उधर रघु मजदूरी पर निकलने लगा। जाते जाते उसने अपनी जेब से 200 रुपए निकालकर गौरी को दिए। दारू के लिए छुपा के रखी थी, इससे जितना सामान आ जाए ले आना। कुछ देर बाद गौरी बाजार गई। 200 रुपए में उसने थोड़ा सूजी, आटा, आलू, इमली, हरा धनिया, पुदीना और कुछ मसाले खरीदे। दोपहर तक गौरी ने गोलगप्पे तैयार कर लिए और अम्मा ने तीखा चटपटा गोलगप्पे का पानी भी तैयार कर दिया। अब सबसे बड़ी परेशानी सामने थी, रखेंगे कहाँ? ठेला खरीदने के पैसे नहीं थे। तभी गौरी के दिमाग की बाती जली। उसने झोपड़ी के पीछे पड़ी एक बड़ी लोहे की परात ले आई, साथ में एक खाली टिन का डब्बा भी ले आई। वो तुरंत सारा सामान लेके चबूतरे के पास गई। बीच में बड़ी परात रखी, उसमें थोड़े गोलगप्पे सजा दिए और साथ में छोले, आलू का मसाला, धनिया के साथ सजा दिया। बाकी के गोलगप्पे टिन के डब्बे में जमा दिए। एक तरफ टिन का डिब्बा रखा, दूसरी तरफ 2 मटकी रखी। एक में खट्टा पानी, दूसरे में मीठा पानी। अम्मा ये सब देख बहुत खुश हो रही थी। उन्हें अपने वो पुराने दिन याद आ गए। गरीब के घर में पैसे कम होते हैं, लेकिन जुगाड़ कभी खत्म नहीं होता। गौरी और अम्मा दोनों हंस पड़ी। शाम होने लगी। पास से गुजरने वाले लोग उसे देखकर रुकने लगे। तभी 2 औरतें वहां से गुजरी। एक ने दूसरी से धीरे से कहा, अरे
ये तो महेश साहूकार की छोटी बहू है ना? हाँ, लगता है मजबूरी ने काम पर बैठा दिया। गौरी ने सब सुना। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ काकी, मजबूरी ने नहीं, मेहनत ने बैठाया है। एक बार चक्कर देखिए, पसंद ना आए तो पैसे मत दीजिएगा। दोनों औरतें एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। उन्होंने एक प्लेट मंगवाई। गौरी ने अम्मा की सिखाई हुई रेसिपी से पहला गोलगप्पा बनाया। दोनों ने जैसे ही खाया, वे कुछ पल के लिए चुप रह गईं। फिर एकदम से बोली, अरे वाह, ऐसा स्वाद तो हमने बरसों से नहीं खाया। उनकी आवाज सुनकर पास खड़े कुछ और लोग भी आ गए। धीरे धीरे 1, 2, 4, 6 ग्राहक जुट गए। भीड़ तो नहीं लगी, लेकिन शाम ढलते ढलते गौरी की आधी से ज्यादा पूरियां बिक चुकी थीं। उसने अपनी पहली कमाई अम्मा के हाथ पर रख दी। अम्मा की आंखों से आंसू बह निकले। आज कमाई छोटी है बहू, लेकिन मेहनत की पहली कमाई हमेशा सबसे बड़ी होती है। गांव के चबूतरे पर गौरी का छोटा सा जुगाड़ वाला गोलगप्पे का ठिकाना अब रोज लगने लगा था। पहले दिन कुछ ही लोग आए थे, लेकिन दूसरे दिन उन लोगों ने अपने घर वालों को भी साथ लाया। धीरे धीरे गौरी का नाम पूरे इलाके में फैलने लगा। दिन भर की कमाई गिनते हुए गौरी ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, रघु, आज पूरे 1500 रुपए की बिक्री हुई है। अगर मैंने पहले ही मेहनत की होती तो तुम्हें इतने आंसू नहीं देखने पड़ते। बीती बातें याद करके नहीं, उनसे सीख कर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत कर गौरी ने अच्छे खासे पैसे जोड़ लिए, जिससे रघु ने साहूकार के 7000 रुपए भी वापस किए। और अब पूरे गांव में गौरी और रघु की इज्जत बढ़ गई थी कि तभी एक दिन महेश उनकी झोपड़ी में आता है। रघु, मुझे माफ कर दे। गुस्से में मैंने भाई से ज्यादा साहूकार बनकर फैसला लिया था। रघु कुछ बोल पाता, उससे पहले कमला भी पीछे से आ गई। गौरी, मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हारी गरीबी का अपमान किया, लेकिन तुमने कभी बदला नहीं लिया। अगर हो सके तो बड़ी बहन समझ के मुझे माफ कर देना। दीदी, घर रिश्तों से बनता है, घमंड से नहीं। जो बीत गया उसे वहीं छोड़ देते हैं। अब आप अपनी दुनिया में खुश रहिए और मैं अपनी इस छोटी सी दुनिया में खुश रहूंगी। गरीबी कभी किसी की पहचान नहीं होती। मेहनत और अच्छे संस्कार ही इंसान को सचमुच अमीर बनाते हैं।